हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। दोस्तों, ये किसके बीच में हुआ, क्या कारण रहे और इसके क्या परिणाम रहे, ये सब दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो के इस लेक्चर के नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको पेन और कॉपी लेकर लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप सीधे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है और बाद में आप जाके उस स्क्रीनशॉट से अपने इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था वो एलन बरो के बीच में हुआ था। जब 1842 में एलन बरो ने गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला, उस समय से ब्रिटेन की सरकार पंजाब की ओर विशेष रूप से ध्यान देने लगी। प्रथम अफगान युद्ध के दौरान सेना को जो दुर्दिन देखना पड़ा था, यानी जो बुरे दिन देखने पड़े थे अफगानिस्तान में दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेज़ों की बहुत बुरी हार हुई थी, जिसकी वजह से जो अंग्रेज़ थे वो काफ़ी नाराज़ थे अपनी इस हार से। अफ़गानिस्तान के इस अनुभव के साथ साथ पंजाब में अस्थिरता बढ़ने से भारत की सरकार का ध्यान उत्तर पश्चिम की ओर गया। विषम परिस्थितियों को देखते हुए पंजाब और अफ़गानिस्तान की ओर की सीमा को सबसे कमज़ोर सीमा कहा जाने लगा। यानी जो पंजाब का क्षेत्र था, जो कि सिख साम्राज्य था, वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। यानी उनके जो वहाँ के एम्परर्स थे उनमें आपसी झगड़े बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश थे वो उस तरफ अपने दांत गड़ाए हुए थे। वो मौका देखना चाहते थे कि कब वहाँ पर जो सिख साम्राज्य है वो कमज़ोर हो, हम लोग हमला करके पूरे साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लें। ब्रिटिश सरकार पंजाब राज्य की अव्यवस्था पर ध्यान लगाए हुए थी कि सीमा पर स्थित अंग्रेज़ अधिकारियों को दरबार की गतिविधियों के विषय में विस्तृत रिपोर्ट समय समय पर भेजते रहने को कहा गया। यानी जो यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने अपने गुप्तचर लगा दिए थे सिख साम्राज्य में, और पल पर की जो भी खबरें होती थी वो गुप्तचर आकर यहाँ पर ब्रिटिशर्स को देते थे, जिसकी वजह से उनको पूरी तरह से उस वहाँ की सिचुएशन मालूम रहती थी। सिख राज्य में होने वाली घटनाओं से गवर्नर जनरल भली भांति परिचित था। ये विचार करना शुरू कर दिया गया कि सिख राज्य में बढ़ती हुई अस्थिरता से लाभ उठाने के लिए भारत सरकार किस प्रकार की नीति अपनाए। यानी वो अब पूरी तरह से तैयार तो थे, मगर वो सोच रहे थे कि अब किस तरह की नीति बनाई जाए, क्या प्लानिंग करी जाए कि किसी तरह से जो सिख साम्राज्य है, पंजाब की तरफ का जो हिस्सा है, वो किसी तरह से अंग्रेज़ी साम्राज्य में आकर मिल जाए। विस्तृत समाचार प्राप्त करके गवर्नर जनरल तथा अन्य प्रमुख अधिकारी इस आधार पर नीति अपनाने पर विचार करने लगे कि सिख राज्य विघटन की कगार पर खड़ा था। राज्य के छिन्न भिन्न होने की घड़ी में ब्रिटिश सरकार भूमिका पर बार बार विचार किया जाने लगा। ये स्पष्ट है कि सतलज के उस पार की घटनाओं के प्रति तथा सिख राज्य में बढ़ती हुई अराजकता से उत्पन्न कठिनाइयों के विषय में ब्रिटिश सरकार पूर्ण रूप से सतर्क थी। अंग्रेज़ों ने ये विचार किया थी कि सिख राज्य की घटनाओं के परिणाम स्वरूप उन्होंने सैनिक हस्तक्षेप करना होगा। ऐसे सीमावर्ती राज्य में होने वाली घटनाओं के प्रति अंग्रेज़ उदासीन रह सकते थे। अगर 1842 के बाद भी वे कुछ वर्षों तक तटस्थ रहे और उन्होंने सिख राजनीति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, तो ये एक सुविचारित और सुनियोजित योजना थी। अफ़गानिस्तान में ब्रिटिश सेना को जो मुंह की खानी पड़ी थी, उससे अंग्रेज़ सजग थे। उन्हें ये मालूम था कि रणजीत सिंह द्वारा तैयार की गई सेना से भिड़ने के लिए ठीक समय चुनना ज़रूरी था। अगर ब्रिटिश सरकार ने कुछ समय प्रतीक्षा करने के पश्चात ही सिख राज्य में हस्तक्षेप किया तो इसके दो कारण थे। पहला ये कि अंग्रेज़ का अनुमान था कि सिख राज्य की कठिनाइयाँ बढ़ती जाएंगी। उन्होंने ऐसी स्थिति में सिखों से युद्ध करने का तय किया जब उनके निजी मतभेद उग्र उठें। यानी वो जानबूझकर, यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे वो जानबूझकर देरी कर रहे थे, वो सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब इनके जो आंतरिक मामले हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, जिसकी वजह से
ये हम लोग से लड़ने में सक्षम ना हो। साथ ही साथ वो अपनी जो सैनिक शक्ति थी उसको भी बढ़ा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि राजा रणजीत सिंह की जो फ़ौज है वो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित ताकतवर है। अंग्रेज़ अपनी पूरी तैयारी कर लेना चाहते थे। 1842 से 1845 के बीच सिखों से युद्ध करने की तैयारियां ब्रिटिश सरकार ने पूरी कर ली। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर टोटल 3 वर्ष यहाँ पर इन लोगों ने, अब अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने, उनके सैनिकों ने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने में लगाए। सतलज स्थिति ब्रिटिश सेना की तैयारियां तेज कर दी गई। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जब होर्डिंग गवर्नर जनरल होकर भारत आया था, उस समय पंजाब सीमा पर जुलाई 1844 में 17,000 सैनिक थे दोस्तों, मात्र 17,000 सैनिक थे। ये सेना सिखों से मुकाबला नहीं कर सकती थी। 1 वर्ष के अंदर ही इस सेना की संख्या बढ़ाकर 40,000 कर दी दोस्तों। 17,000 से 40,000 कर दी, यानी दुगने से भी ज़्यादा। पहले सीमा पर 66 तोपें थीं, जिन्हें बढ़ाकर 94 कर दिया गया, यानी उन तोपों की संख्या भी बढ़ा दी गई। सिख राज्य और अंग्रेजी राज्य की सीमा सतलज के जिस क्षेत्र पर मिलती थी, वहां पर सेना का ये भारी जमाव पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है कि अंग्रेज युद्ध की पूरी तैयारी 1845 तक कर चुके थे। यानी 1845 में अंग्रेज इस स्थिति में थे कि वो सिख साम्राज्य पर हमला कर सके। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के कारण। अब दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेज़ों की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। अब इनको युद्ध के लिए बहाना चाहिए, यानी एक कारण चाहिए जिसकी वजह से ये सिख साम्राज्य पर हमला कर सके। तो दोस्तों, क्या थे वो कारण, देखिए। प्रथम सिख युद्ध के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, रणजीत सिंह के कमज़ोर उत्तराधिकारी। देखिए, रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं थे, जिस तरह से इतने योग्य नहीं थे जितना कि रणजीत सिंह थे। तो रणजीत सिंह के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने ज़्यादा योग्य नहीं था, ये एक कारण। दूसरा, प्रमुख सरदारों में संघर्ष। और उस समय के जो सरदार थे उनमें हमेशा एक दूसरे से लड़ाई हुआ करती थी, युद्ध हुआ करता था, छोटी मोटी लड़ाई हुआ करते थे और मतभेद होते थे, जिसकी वजह से जो साम्राज्य था उसमें एकता नहीं थी, जो कि अब यहाँ पर अंग्रेज़ों के लिए अच्छा मौका था, यही वो चाह रहे थे। शासन व्यवस्था का लोप, क्योंकि अब जो वहाँ के लीडर्स थे उनमें संघर्ष रहता था। अब जाहिर सी बात है वहाँ पे जो शासन व्यवस्था होगी वो भी अच्छी नहीं होगी। सिख सेना का बढ़ता हुआ प्रभाव और अंग्रेज़ों की बदलती हुई राजनीति, यानी यहाँ पर सिख सेना जो थी वो बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो चिंतित हो रहा था अपनी सीमाओं को लेकर। और अंग्रेज़ों की बदलती हुई राजनीति, वो अपने साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। वो अपने साम्राज्य को बढ़ावा दे रहे थे, जो कि उनका मेन मकसद था सिख साम्राज्य को हड़प लेना। ऊपर हम स्पष्ट कर चुके हैं कि इन्हीं कारणों से दोनों पक्षों में मुठभेड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। शक्तिहीन उत्तराधिकारियों के होने से केंद्र द्वारा शासन को जो आधार मिला हुआ था वह रणजीत सिंह के बाद अचानक समाप्त हो गया। राज्य में कुशल नेतृत्व अगर राजा ना दे सका तो अन्य कोई सैनिक अधिकारी अथवा मंत्री भी सत्ता संभाल सकता था। हमने विचार किया है कि पंजाब राज्य में मंत्रियों, सरदारों और सैनिक अधिकारियों में व्याप्त मतभेदों के फलस्वरूप तथा हत्याओं के कारण कोई भी व्यक्ति सत्ता को उचित ढंग से ना संभाल सका। दरबार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने से सिख राज्य में भय और आतंक का बोलबाला हो गया। राज्य में शासन व्यवस्था एक प्रकार से विलीन हो गई, जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। इन सारी परिस्थितियों में रणजीत सिंह द्वारा संगठित विशाल सेना अधिक से अधिक बलवती होती गई। जब सेना सत्ता अधिकारियों को नचाने लगी तो पूरे राज्य में फिर कौन सी शक्ति बच गई थी जो व्यवस्था करती। सिख राज्य में व्याप्त उस अराजकता से लाभ उठाकर अंग्रेज गवर्नर जनरल इसी सीमावर्ती राज्य पर अधिकार करे।
अफगानिस्तान की ओर अपना प्रभुत्व बढ़ाने के तरीके पर विचार करने लगे। उन्होंने ये समझ लिया कि शक्ति संघर्ष के बिना सिख राज्य विलीन नहीं हो सकता, यानी बिना उस पर कोई सैनिक कार्रवाई किए बिना हम जो सिख राज्य है उसको हड़प नहीं सकते। अंग्रेज सोचने लगे कि सिख राज्य का विघटन हो रहा है, तो फिर इस अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करने का निर्णय जनरल ने लिया। उस समय के जो लॉर्ड गवर्नर जनरल थे उन्होंने अब तैयारियां शुरू कर दी लड़ाई लड़ने की। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने युद्ध को एक अनिवार्य आवश्यकता मानकर 1845 में, याद रखिएगा दोस्तों, 1845 तक युद्ध की तैयारियां पूरी कर ली। अंग्रेज सेना के सतलज की सीमा पर भारी जमाओं से सिख दरबार चुप नहीं बैठ सकता था। अब यहाँ पे क्या करा, जो लॉर्ड गवर्नर जनरल थे वहाँ पर जो सतलुज नदी की सीमा पर वहाँ पे भारी जो सैनिक थे, अंग्रेजी सैनिक, उसको तैनात कर दिया। अब यहाँ पर जो सिख साम्राज्य था उसको कुछ खटका कि ये जो अंग्रेज़ आए हैं, ये जो सैनिक जमाव हो रहा है ये कुछ सही नहीं है। ब्रिटिश सेना की सारी गतिविधियों की सूचना लाहौर में भी मिलती रही और इन सैनिक तैयारियों से सिख सेना भड़क उठी। ब्रिटिश शासकों ने सेना की संख्या को पंजाब सीमा पर बहुत अधिक बढ़ाकर युद्ध को उकसाने की कार्यवाही की। सिख सेना पहले से ही अंग्रेज़ों के इरादों से सशंकित थी और निकटवर्ती क्षेत्र में सेना के जमाव से उनका रोष बढ़ा। फरवरी 1845 में सिंध नदी के द्वारा नावों का एक बहुत बड़ा बेड़ा सतलज तक पहुंचा। प्रत्येक नाव में एक तोप लगी थी और नावें मिलकर नदी को पार करने के लिए पुल का कार्य कर सकती थी। युद्ध का आरंभ दोस्तों, स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती गई। सिख दरबार के प्रतिनिधि ने सेना जमाव का कारण पूछा, यानी वहाँ का जो प्रतिनिधित्व था, एक तरह से आप मंत्री कह सकते हैं सिख दरबार का, तो उसने अंग्रेज़ों से पूछा कि आप यहाँ पर अपनी सेना क्यों जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कहा, किंतु अंग्रेज़ों की ओर से यही कहा गया कि नई रक्षात्मक तैयारियां हैं, यानी हम अपने राज्य की रक्षा के लिए इतनी संख्या लाए हैं। अंत में सिख सेना ने आगे बढ़कर सतलज को पार करके युद्ध आरंभ करना ही उचित समझा। तो अंत में क्या हुआ, जो सिख सेना थी उसने जाकर, वो समझ गई थी कि अगर हम ज़्यादा आगे बढ़ने देंगे तो हमारे साम्राज्य के लिए खतरा है। तो यहाँ पर जो सिख सेना थी वो खुद मैदान में लड़ाई के लिए कूद पड़ी। इस प्रकार दिसंबर 1845 में अंग्रेज़ों और सिखों के बीच पहला युद्ध आरंभ हो गया दोस्तों। तो पहला एंग्लो सिख युद्ध का जो प्रारंभ है वो 1845 है दोस्तों, याद रखिए। गवर्नर जनरल होर्डिंग ने भी तुरंत, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो थे हॉर्डिंग, ने भी तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। कासून के निकट 50,000 सिख सेना ने सतलुज को पार करके आगे बढ़ने का निश्चय किया। वजीर लाल सिंह और सेनापति तेज सिंह इस सिख सेना का नेतृत्व कर रहे थे। सिख सेना के भारी संख्या में आगे बढ़ने का निर्णय युद्ध की दृष्टि से सिखों के लिए कारगर सिद्ध हो सकता था, क्योंकि अंग्रेजी सेना पूरे क्षेत्र में बिखरी हुई थी और किसी एक स्थान पर सिखों के अचानक आक्रमण को रोकने की स्थिति में नहीं थी। दोनों सेनाओं की पहली टक्कर फिरोजपुर के स्थान मुदकी नामक में हुई। ये युद्ध मध्य रात्रि तक चलता रहा। हालांकि सिख सेना को पीछे हटना पड़ा, फिर भी इस आरंभिक संघर्ष से ये स्पष्ट हो गया कि सेना डटकर युद्ध करने के योग्य थी। रणजीत सिंह ने जिस सेना को तैयार किया था उस पर विजय पाना कोई आसान काम नहीं था। अंग्रेज़ों ने इसके बाद युद्ध की तैयारियां तेज कर दी। भारी संख्या में सेना को सतलुज सीमा की ओर भेजा गया। दिसंबर 1845 में ही फिरोज शहर का युद्ध सिख सेना के लिए परीक्षा की घड़ी थी। 21 और 22 दिसंबर को दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। अभी चल ही रहा था और ब्रिटिश सेना जिस समय थकी हुई थी, तेज सिंह दूसरी फौजी टुकड़ी के साथ युद्ध स्थल के निकट आ गया। ये सेना बहुत मौके पर आई थी, लेकिन तेज सिंह ने अवसर का लाभ नहीं उठाया और सेना को पीछे हट जाने को कहा।
ब्रिटिश सेना को फिरोजपुर की ओर लौट जाने का अवसर मिल गया। तेज सिंह ने अपनी कमजोरी से एक सुनहरा अवसर खो दिया। इसके बाद फरवरी 1845 में सैवरॉन में पुनः जमकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय निर्णायक सिद्ध हुई। अब सिख सेना कमजोर होती गई और अंग्रेज अपनी गति को बनाए रखने में सफल हुए। सिखों को पराजित होकर संधि के लिए तैयार होना पड़ा। अब दोस्तों यहाँ पर लाहौर की संधि होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सिख थे वो हार चुके थे और अंग्रेज़ों की विजय हुई थी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध में, और बहुत सारा जो हिस्सा था वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ चुका था। अंग्रेज़ों और सिखों के बीच इस संधि द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया गया। तो जो युद्ध की दोस्तों समाप्ति थी वो ये संधि द्वारा हुई थी। तो इस तरह से जो एंग्लो सिख युद्ध हुआ पहला, वो 1845 में शुरू हुआ और 1846 में ख़त्म हो गया। किसके द्वारा? लाहौर की संधि द्वारा। सिख राज्य के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय किए गए, यानी जो सिख साम्राज्य है, राज्य है, उसका आगे कौन राजा बनेगा, ये सब डिस्कशन हुआ। 13 वर्षीय सिख महाराजा दिलीप सिंह को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए गवर्नर जनरल के खेमे में लाया गया। युद्ध के समय ही गुलाब सिंह का प्रभुत्व दरबार में बढ़ गया, और उस समय बहुत बड़े बढ़िया लीडर थे गुलाब सिंह, तो उनकी बहुत चलने लगी थी दरबार में। संधि की शर्तों पर बातचीत करने के लिए उसे नियुक्त किया गया, यानी जो मेन आदमी थे जो अंग्रेज़ों से बात कर रहे थे संधि पे, वो थे गुलाब सिंह। नाम याद कर लिया, गुलाब, ठीक है, लाल कलर से लिखा भी है मैंने। संधि करते समय गवर्नर जनरल ने एक मुख्य निर्णय लिया। ये लिखा कि समूचे सिख राज्य पर ब्रिटिश अधिकार ना किया जाएगा, यानी हम पूरा सिख राज्य नहीं लेंगे, कुछ राज्य आपके भी अंडर रहेगा। सिख राज्य को मिला लेने का उत्तरदायित्व स्वीकार करने के लिए ये तैयार नहीं था। इस संधि के द्वारा सतलज नदी के दोनों किनारों पर ब्रिटिश अधिकार को सिख राज्य ने स्वीकार कर लिया, यानी सतलुज नदी के पास जो अधिकार था वो अब ब्रिटिशर्स के पास आ गया था। इसके साथ ही सतलुज और ब्यास के क्षेत्र पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। गुलाब सिंह के साथ अलग से संधि करके उसे जम्मू और कश्मीर का भाग दे दिया गया और अंग्रेज़ों ने गुलाब सिंह को वहाँ का महाराजा स्वीकार किया। इस प्रकार सिख राज्य से अलग करके नए डोगरा राज्य की स्थापना हुई। सिख सेना को पूर्ण रूप से निर्बल बनाने के उद्देश्य से संधि के अंतर्गत ये तय किया गया कि भविष्य में लाहौर दरबार अधिक से अधिक 36,000 सैनिक रख सकेगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम। दोस्तों हम कारण देख चुके, पूरे युद्ध की पृष्ठभूमि देख चुके, डेट्स हमें पता है कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, तो हम जान चुके। अब इसके परिणाम क्या हुए वो हम देखेंगे। इस युद्ध के परिणाम, सिख राज्य की 2/3 भूमि उसके हाथ से निकल गई। जम्मू और कश्मीर में एक नए डोगरा राज्य की स्थापना करके सिख राज्य को छिन्न भिन्न करने की दिशा में अंग्रेज़ों ने कदम उठाया। रणजीत सिंह ने जिस शक्तिशाली सेना का निर्माण किया था, उसे विरोधी परिस्थितियों में भी इस युद्ध में अपनी वीरता का अच्छा परिचय दिया था। यानी यहाँ पर जो रणजीत सिंह की सेना थी वो बहुत ज़्यादा बहादुरी से लड़ी थी, लेकिन युद्ध के बाद ये सेना बहुत कमज़ोर हो गई। कुछ सेना तो नष्ट हो गई और बाकी सैनिकों को पदमुक्त कर दिया गया, यानी उन्हें जो सिख सैनिक हायर पोस्ट थे उससे उनको निकाल दिया गया। लाहौर दरबार को सीमित संख्या में ही सेना रखने का अधिकार था। तो उसके बाद जो संधियाँ हुई, संधियों के बाद एक ये संधि की गई कि जो लाहौर दरबार होगा वहाँ पर कुछ सीमित सेना ही रहेगी, जिसकी वजह से दोबारा विद्रोह ना हो सके। इस निर्णय से सिखों की शक्ति बहुत घट गई। जहाँ प्रथम युद्ध के पश्चात सिख राज्य सैनिक रूप से निर्बल हो गया, वहीं उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता में भी बाधा उपस्थित हुई। युद्ध के बाद अंग्रेज़ लाहौर पर छा गए। केवल अंग्रेज़ रेजिडेंट ही नहीं, ब्रिटिश सेना भी लाहौर में रहने लगी और सिखों को राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी। 1846 के पश्चात लाहौर में सिख राज्य का संचालन करने के लिए जो व्यवस्था स्थापित की गई वह हर प्रकार से अपंग थी। ना तो सिख महाराजा प्रशासन करने में स्वतंत्र था और ना सिख दरबार। धीरे धीरे
लाहौर दरबार की सत्ता उसके हाथ से निकलकर ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथों में चली गई। जो ब्रिटिश रेजिडेंट क्या होता था दोस्तों, ये एक आदमी होता था जो कि अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व करता था, और ये वहाँ पर जो लाहौर का दरबार है वहाँ पर ये बैठता था, और जो भी दरबार के कार्य थे उसके उन कार्यों में ये हस्तक्षेप करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, इतना ज़्यादा इन्होंने दखल अंदाज़ी करी कि पूरी सत्ता इस ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथों में आ गई। सिखों के लिए ये एक आपत्ति का समय था। उनके राज्य के लिए संकट के बादल उमड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस घड़ी में भी सिख एकजुट होकर किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में अंग्रेज़ों का मुकाबला करने की कोई योजना ना बना सके। प्रथम सिख युद्ध की समाप्ति पर भी सिख राज्य में कोई नया नेता नहीं उभरा। अवसर का लाभ उठाकर डलहौजी ने, अब क्योंकि कोई नेता है ही नहीं, अब पूरा राज्य आपका डूबा जा रहा है और कोई नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक गवर्नर जनरल आए, बहुत ही फेमस, जिनकी गोद निषेध वाली पॉलिसी बहुत ज़्यादा फेमस है, राज्य हड़पने वाली। तो लॉर्ड डलहौजी आए। लॉर्ड डलहौजी ने सिखों पर दूसरा युद्ध थोप दिया। देखिए दोस्तों, मात्र जब देखिए 1946 में ख़त्म हो गया था, फिर से दूसरा यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट हो गया 1849 में सिख राज्य का अंत करने का। और इससे क्या हुआ, पूरे सिख राज्य का अंत हुआ। इसको दोस्तों हम लोग दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंग्लो सिख युद्ध द्वितीय अवसर मिल गया। 3 वर्ष में ही बचा हुआ सिख राज्य ध्वस्त हो गया। तो इस युद्ध के बाद जो दूसरा सिख युद्ध हुआ था, उसमें जो भी सिख राज्य था वो पूरा का पूरा अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी पृष्ठभूमि आपकी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप ऐसी ही अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।